दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान समाचार। मैं कुलिंदर सिंह यादव और आज अपने दुनिया जहान प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मदरसों पर दिए गए वक्तव्य के बारे में। जो विषय है वो है मदरसों की फंडिंग पर। मुख्य जो विषय है वो मदरसों की फंडिंग पर है और इस पर हाई कोर्ट ने कई सारे सवाल राज्य सरकार से पूछे हैं और निश्चित रूप से राज्य सरकार को इनके जवाब 6 अक्टूबर को देने हैं। 6 अक्टूबर के लिए अगली सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की गई है। अब विषय क्या है ये समझते हैं, मुद्दा क्या है। उत्तर प्रदेश में एक मदरसा आता है जिसका नाम है मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम। क्या नाम है? मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम। ये जो मदरसा था इसके द्वारा हाई कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। याचिका क्यों दायर की गई थी? याचिका इसलिए दायर की गई थी कि राज्य सरकार इस मदरसे के माने, यदि मदरसे की हम माने तो राज्य सरकार द्वारा मदरसे को शिक्षक बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही है। शिक्षक बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो छात्र शिक्षक अनुपात बताया जाता है वो अनुपात अब यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है। लगातार छात्रों की संख्या मदरसों में बढ़ रही है और इससे शिक्षक कम पड़ रहे हैं, ये मानना है इस मदरसे का और इसी के संदर्भ में इसने याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी। विषय क्या था इसका? कि सरकार टीचर बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रही है। अब यहाँ पर समझने की हमें जरूरत है कि भारत में, या आप कह लीजिए क्योंकि राज्य विशेष की हम बात कर रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कि भारत में हो या उत्तर प्रदेश में हो, जो भी मदरसे हैं, जो भी मदरसे संचालित किए जा रहे हैं वो सभी के सभी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं। मदरसा बोर्ड क्या होता है? जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों के अपने बोर्ड होते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद बोर्ड आप सुनते होंगे, तो इस तरह से जो यूपी बोर्ड आप सुनते होंगे, तो इस तरह से जैसे कि प्रत्येक राज्य का एक अपना बोर्ड होता है, इसी तरह से मदरसों के भी अपने बोर्ड होते हैं और प्रत्येक मदरसा अपने बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है। मदरसा बोर्ड इसका नियामक संस्था है, यह आप कह सकते हैं। अब मदरसा बोर्ड के बारे में आपने जान लिया कि इसमें बात आ रही है कि संख्या बढ़ाने की। अध्यापक या मौलवी आप कह सकते हैं, क्योंकि मदरसों में ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो मौलवी होते हैं, धार्मिक शिक्षा को देने वाले होते हैं। तो इसमें मौलवियों की संख्या बढ़ाने के लेकर बात की गई थी और इस पर हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है उन सब चीजों को हम समझते हैं, उन सब चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है कि सरकार टीचर क्यों नहीं बढ़ाने दे रही? आखिर राज्य सरकार क्या शिक्षा में बाधा थोड़ी डालेगी? किसी भी संस्था की शिक्षा में बाधा थोड़ी डालेगी राज्य की जिम्मेदारी होती है नागरिकों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है? यहाँ पे मुद्दा है कि राज्य सरकार इसलिए अनुमति नहीं दे रही है क्योंकि जो मदरसे होते हैं उनको फंडिंग जो देती है वो राज्य सरकार देती है। मदरसे में जो टीचर रखे जाते हैं जिनको बढ़ाने की बात की जा रही है, उनकी फंडिंग कहीं ना कहीं राज्य सरकार से दी जाती है। राज्य सरकार कहीं ना कहीं उनकी फंडिंग करती है। तो समस्या कहाँ पे है? कि फंडिंग को लेकर समस्या है। मुख्य समस्या जो आ रही है, जिससे इजाजत नहीं मिल रही है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वो समस्या है मदरसों की फंडिंग को लेकर। अब फंडिंग को लेकर इतनी समस्या क्यों है? राज्य सरकार क्यों इस पर जवाब नहीं दे रही है? फंडिंग को लेकर बात यह कही जाती है कि जो मदरसे होते हैं, विशेषकर मदरसे ज्यादातर आप देखते होंगे कि धार्मिक शिक्षा को देते हैं। धार्मिक शिक्षा मदरसों का एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं सिद्धांत है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस्लाम धर्म की पढ़ाई कराई जाती है मदरसों में। अब यदि हम देखें तो जो मौलवी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिम होते हैं। जो भी मदरसे के मौलवी हैं कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिम हैं और आपने समझा कि मौलवियों को भी जो वेतन है वो राज्य सरकार देती है। अब समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या के मूल जड़ को समझने का हम प्रयास करते हैं। अब बात आ रही है कि राज्य सरकार जो अन्य संस्थान है, हमारे जो अन्य शिक्षण संस्थान है, उनको तो इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे प्राथमिक स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल में आप देख रहे होंगे कि अध्यापक ज्यादा हैं, छात्र कम हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं वहां पर भी छात्रों की और अध्यापक का यदि रेशियो देखें तो बेहतर है। तो आखिर मदरसों के साथ सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? इसको समझने की हमें जरूरत है और इसको समझने के लिए हमें संविधान के कुछ पन्नों को भी पलटना पड़ेगा। जो भारत का संविधान है उसके कुछ पन्नों को भी पलटना पड़ेगा और वहां से कुछ अनुच्छेदों को हमें अध्ययन करना पड़ेगा। समस्या यह है कि मदरसों में जो है धर्म की शिक्षा दी जाती है
और भारत के संविधान में यह कहा गया है कि जो राज्य होगा उसका दायित्व है कि वो किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इसी को लेकर मदरसे जो हैं वो हाईकोर्ट गए हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह आपके मन में भी आ रहा होगा कि जब आपके प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं, अन्य शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, वहाँ पे शिक्षण व्यवस्था बेहतर है, वहाँ पे अध्यापक का रेशियो बेहतर है, तो मदरसों के साथ आखिर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। तो आपको बता दें कि जब अन्य को दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में मदरसों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कुछ तख्त सवाल जो है उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे हैं। अब ये जो तख्त सवाल हैं, ये जो कड़वे सवाल जो पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से, इन्हीं में आपको आपके जवाब, सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। पहला सवाल जो कोर्ट ने पूछा, कोर्ट ने कहा कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों में राज्य द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब है जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे देश में, ऐसे राज्य में, जो कि क्योंकि देश के अंदर ही राज्य है, तो ऐसे में यदि राज्यों द्वारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने वाले संस्थानों को यदि फंडिंग दी जा रही है तो यह कहीं संविधान के खिलाफ तो नहीं है। इस पे पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था क्या यह राज्य का कदम उचित है। तीसरा प्रश्न था कि मौलिक अधिकार जो हैं, जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 के अंतर्गत हैं, कहीं राज्य सरकार इनका उल्लंघन तो नहीं करती आ रही है अभी तक। और इन सब का जवाब जो है विभिन्न राज्यों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश में याचिका है तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 6 अक्टूबर को देना है, 6 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है। अब एक प्रश्न इसमें हाई कोर्ट ने और भी पूछा है, क्या कि कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि क्या टैक्स की कमाई से भरने वाले राज्य के खजाने को किसी एक धर्म विशेष के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो सवाल तो काफी सख्त हैं। यहाँ पे राज्य सरकार से सवाल तो पूछे ही गए, साथ ही साथ मदरसों से भी सवाल पूछे गए कि क्या जैसे आप अन्य स्कूलों की बराबरी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या अन्य स्कूलों में जिस प्रकार से पाठ्यक्रम है, अन्य स्कूलों में जिस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था है, अन्य स्कूलों में जिस प्रकार का अनुशासन है, अन्य स्कूलों में जिस प्रकार से खेल से संबंधित गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं, क्या आपके मदरसों में भी ये सारी गतिविधियां होती हैं। तो ये बहुत ही सख्त सवाल हाई कोर्ट ने पूछे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब हम चलते हैं भारत के जो हमारा संविधान है उसके कुछ अनुच्छेद को पलटते हैं और वहां से जानकारी करते हैं कि क्या राज्य सरकार जो अभी तक करती आ रही है, क्या यह उल्लंघन है नियमों का, संविधान का उल्लंघन है, या ये जो किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं आपको संविधान के अंतर्गत, संविधान के अधिकारों के अंतर्गत ही किया जा रहा है। जैसे आर्टिकल 21A है, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 21 का है, ये क्या कहता है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त छात्रों के लिए, समस्त बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। यदि कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो राज्य सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 21A है, जो अनुच्छेद 21 का है, यदि देखा जाए तो क्या राज्य सरकार जो है मदरसों को शिक्षक बढ़ाने की अनुमति ना देकर क्या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, यह भी हमें समझने की जरूरत है। दूसरा आता है प्रमुख अनुच्छेद जो है वो है आता है अनुच्छेद 27, जो इस मामले से जुड़ता है आर्टिकल नंबर 27। ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या पोषण में कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे आसान शब्दों में यदि हम समझें तो कहा है कि राज्य द्वारा जो है वो जो कर होते हैं, जो नागरिक कर देते हैं, उनका उपयोग किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान रूप से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि सभी धर्मों पर आपको समान ध्यान देना है, ये आर्टिकल 27 कह रहा है। और यह इसका उल्लंघन करता है कि नहीं, क्योंकि राज्य यहाँ पर क्या है
कि मदरसों के लिए धार्मिक शिक्षा के लिए वहां पे फंडिंग हो रही है, क्योंकि मदरसों का उद्देश्य है धार्मिक शिक्षा। ऐसे में जो धार्मिक शिक्षा के लिए फंडिंग की जा रही है वो आर्टिकल 27 का उल्लंघन करता है। अभी हम समझेंगे इसके अन्य पहलुओं को भी, लेकिन अभी देखें तो ये निश्चित रूप से यदि हम एक लाइन में देखते हैं भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद को, तो हमें प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसका उल्लंघन कर रही है, क्योंकि मदरसे धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और ऐसे में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संस्थानों को फंडिंग देकर राज्य सरकार उल्लंघन कर रही है। तीसरा इसमें देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 29, ये महत्वपूर्ण है। इसमें बोला है कि राज्य से जो भी संस्थान राज्य सरकार से जो भी संस्थान फंडिंग लेते हैं, ठीक है, ऐसे संस्थान धर्म, भाषा, जाति के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते हैं। और अभी तक मदरसों में क्या देखा गया है कि मदरसे जो हैं सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष के छात्रों को अनुमति देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 29 का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य सरकार से फंडिंग लेती है वो किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को धर्म, जाति, लिंग, मतलब किसी भी आधार पे, भेदभाव के आधार पे उसको प्रवेश से वंचित नहीं कर सकती। मतलब मदरसों में भी सभी को प्रवेश देना चाहिए यदि आर्टिकल 29 की माने तो, ठीक है, क्योंकि ये राज्य सरकार से फंडिंग लेते हैं, तो यदि उसके अंतर्गत देखें तो इनको देना चाहिए। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनको अपने बच्चों को, अपने छात्रों को अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। लेकिन जो संस्थान राज्य सरकार से फंडिंग लेते हैं, उनके शिक्षण स्टाफ, उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, उनका अनुशासन क्या होगा, ये राज्य सरकार तय करेगी, राज्य सरकार के अनुसार होना चाहिए। ऐसे में भी आर्टिकल 30 का उल्लंघन मदरसे कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार से फंडिंग ले रहे हैं, पाठ्यक्रम राज्य सरकार स्वीकृति नहीं देती है, इनकी जो शिक्षण व्यवस्था क्या होगी, किस प्रकार से राज्य सरकार स्वीकृति नहीं देती है, मदरसा बोर्ड देता है। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 30 है उसका भी उल्लंघन एक प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हो रहा है। आर्टिकल 29 का भी उल्लंघन हो रहा है और आर्टिकल 27 का भी उल्लंघन हो रहा है। अब इसमें बचाव के लिए मदरसे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको रोचक जानकारी बताता हूं। अब अभी तक, क्योंकि आपने देखा आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी संस्थान राज्य से फंडिंग लेते हैं उनका पाठ्यक्रम, उनके अध्यापक, उनके टाइम शेड्यूल जो होते हैं, सारी जानकारी वो राज्य सरकार के अंतर्गत होगी। आर्टिकल 29 कहता है कि जो फंडिंग लेगा वो किसी को भी विभेद के आधार पे बाहर नहीं करेगा, चाहे वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। अब इसमें रोचक तथ्य क्या है, क्योंकि मदरसों द्वारा पिछले कुछ वर्षों से 5 से 6 वर्ष हो गए, लगभग इससे ज्यादा ही हो गए, मुझे लगता है कि लगभग आप कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर मदरसों में काफी परिवर्तन किया गया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है, आधुनिकीकरण के नाम पर मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया है। और आधुनिकीकरण के नाम पर अब मदरसों में साइंस के टीचर रखे जा रहे हैं, हिस्ट्री के टीचर रखे जा रहे हैं, ज्योग्राफी के टीचर रखे जा रहे हैं, इंग्लिश के। कहने का मतलब है कि जैसे अन्य शिक्षण संस्थाएं हमारे यहाँ कार्य कर रही हैं, उसी तरह अब मदरसों को भी कार्य कराया जा रहा है। मदरसों को आधुनिकीकरण के नाम पर प्रत्येक मदरसे को, जो कक्षा 5 तक मान्यता प्राप्त है वो 2 अध्यापक रख सकता है, जो कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त है वो 4 अध्यापक रख सकता है। इसी प्रकार से ये अध्यापक रख सकते हैं अन्य विषयों के, चाहे विज्ञान के रखें, अंग्रेजी के रखें। तो इस प्रकार से मदरसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं। कहां पर मदरसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 30 में, कि आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि जैसे कि इनका पाठ्यक्रम जो होगा राज्य निर्धारित करेगा, तो कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण के नाम पर ये आर्टिकल 30 का बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात आती है यहां पर, क्योंकि अभी तक मदरसों का स्वरूप था धार्मिक शिक्षा का, तो यहाँ पर मदरसे अपना बचाव कर सकते हैं कि मदरसे अब धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि आधुनिकीकरण इनका किया गया है। और जैसा कि आप कह सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा भी वर्तमान समय में दी जा रही है, तो यहाँ भी मदरसे अपना बचाव कर सकते हैं कि मदरसे अब सिर्फ और सिर्फ केवल तकनीकी शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। दूसरी बात आती है सह शिक्षा की। सह शिक्षा भी मदरसों में, बहुत कम मदरसों में प्रचलित है, लेकिन अलग अलग देखा जा सकता है। अब इसमें कुछ प्रतिशत हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हो कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन ज्यादातर जो मदरसे आपको देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर सह शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। बच्चे और बच्चियों को एक साथ व्यवस्थित क्रम में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सह शिक्षा का जो पॉइंट है ये वीक है। इसके आधार पर मदरसों को
कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसके आधार पर मदरसों को फटकार लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो फंडिंग दी जाती है, जो मदरसों को फंडिंग मिलती है अध्यापकों को, जो जैसे कि आप प्राथमिक स्कूल में अध्यापक देखते होंगे, पूरी फंडिंग राज्य सरकार देती है। इसी तरह से जो मदरसे के शिक्षक होते हैं, जैसे कि जो आधुनिकीकरण के नाम पर रखे जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिस पर मदरसे अपना बचाव करेंगे। जो आधुनिकीकरण के नाम पर शिक्षक रखे जा रहे हैं, उनको 15,000 लगभग वेतन मिलता है, जिसमें 3,000 रुपए राज्य सरकार देती है। बाकी का जो फंड होता है 12,000 रुपए, वो केंद्र सरकार देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र का हिस्सा ज्यादा है। और आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा के, जो पहले मानव संसाधन के मंत्रालय के अंतर्गत आता था, उसको अब हटाकर, जो शिक्षा मंत्रालय जिसका नाम रख दिया गया उसके अंतर्गत आता था, उससे हटाकर अब इसको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया है। और उसी के बाद से लगातार मदरसों के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें, सरसरी निगाह से देखें, तो उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा यदि देना गलत है। धार्मिक शिक्षा भारत के संविधान में दी नहीं जा सकती। यदि कोई भी संस्थान जो राज्य से फंड ले रहा है, वो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। चाहे यदि कोई गुरुकुल है, मान लीजिए कोई ऐसा संस्थान है जो हिंदू धर्म की शिक्षा देता है, वह भी नहीं दे सकता है यदि फंड लेता है। तो कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, निश्चित रूप से राज्य सरकार को जवाब देना होगा। और यदि हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है, तो इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर आगे कार्यवाही होगी। 6 अक्टूबर को इसकी तिथि रखी गई है। 6 अक्टूबर को क्या राज्य सरकार का क्या व्यू होता है, राज्य सरकार अपने आप का बचाव किस प्रकार करती है, मदरसे अपने आप का बचाव किस प्रकार से करते हैं, विशेषकर धार्मिक शिक्षा को लेकर, विशेषकर एक वर्ग विशेष की शिक्षा को लेकर। लेकिन अब जब से आधुनिकीकरण किया गया है, उसी के बाद से बोला गया कि मदरसों में सभी वर्गों के लोग आ सकते हैं, सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मदरसे अपना बचाव कर सकते हैं, जो आधुनिकीकरण इनका किया गया है। अब राज्य सरकार को देखना है राज्य सरकार का जवाब क्या होता है। निश्चित रूप से आपको एक बेहतर जानकारी इस विषय पर जो मिलनी चाहिए थी, वो मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो इसी प्रकार बने रहें अभियान समाचार के साथ। धन्यवाद। दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर।